नमस्कार दोस्तों, उत्सव आईक्यू में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में पूछे गए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों को हम लोग देख रहे हैं जो आपके एलटी और जीआईसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आयोग और भी कोई एग्ज़ाम करा रहा है तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे कि मैक्सिमम यही कहा जाता है कि पीवाईक्यू देख के जाइए। पीवाईक्यू देखने का मतलब ये नहीं है कि वही आ जाएगा, लेकिन उस तथ्य को लेके कोई नया क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा है। वैसे ही क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन उस तथ्य को लेके नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू करने का एक ये भी मतलब है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लोक सेवा आयोग किस किस पोर्शन को ज़्यादा महत्व देता है, इतिहास के किस पोर्शन को कम महत्व देता है। उसी के अनुसार आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही कम समय में आप एग्ज़ाम जरूर क्रैक करेंगे। ठीक है, तो अब इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ, तो ये चौथा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आज का जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य है। तो मौर्य साम्राज्य से जो लोक सेवा आयोग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप देखिए, उससे बाद से गेस करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है। तो कुमार देवी का जो सारनाथ का अभिलेख है उसमें उसमें अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। तो विष्णु पुराण जो है उसमें मौर्यों के इतिहास के अधिक प्रमाणित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। तो मत्स्य पुराण जो है वो आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले 20 परीक्षक वैद्य को कहा जाता था। तो जो 20 परीक्षक वैद्य को जो थे वो जांग लिविद कहे जाते थे, जांग लिविद उनको कहा जाता था, जांग लिविद। नेक्स्ट कह रहा है कि शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। तो अग्निमित्र जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था। तो चुनार से अशोक के स्तंभों के लिए पत्थर निकाला जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है। तो जो 12वां शिलालेख है अशोक का वो धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है सम्राट अशोक ने अपने राज अभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। 8 वर्षों के बाद पे कलिंग पे विजय प्राप्त किया था अशोक ने। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकृत भाषा के पोषक थे। तो सातवाहन नरेश जो थे वो प्राकृत भाषा के पोषक थे, सातवाहन नरेश। नेक्स्ट कह रहा है कि कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है तो सातवाहन काल में ही अधिक प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई थी। तो कुषाणों के शासनकाल में मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई थी। और नेक्स्ट ये कह रहा है कि वे शासकों जिन्होंने गिरनार के क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार के क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि राजा जिसकी एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उससे ये सूचना मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ निर्माण किया था। सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अशोक द्वारा स्थापित सुरक्षित स्तंभ है। तो लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है वो अभी भी सुरक्षित है। नेक्स्ट कह रहा है अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है जो वो प्रमाणित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है, वो कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक के अभिलेख में पूर्ण रूपेणा धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। तो ये शिलालेख 12वां शिलालेख है जो पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था उनके द्वारा। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर से पता चला है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, प्राकृत भाषा में जो थे वो प्राचीनतम शिलालेख का उल्लेख हुआ था।
नेक्स्ट कह रहा है कि अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने लिपि का प्रयोग किया था। तो ये है अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है, समुद्रगुप्त के बारे में प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फाहियान भारत में आया था तो 399 एडी में, तो 399 एडी में आया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से, ये ज्ञात होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। तो समाहर्ता को जो था वो मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक का समकालीन तुरमय राजा था, तो मिस्र था, तुरमय राजा मिस्र था, मिस्र का जो राजा था। नेक्स्ट कह रहा है मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था, मकदूनिया में। ठीक है। तो ये था एंटीगोन गोनटास करके था वो उस समय राजा था अशोक के समकालीन। नेक्स्ट कह रहा है टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, शासक था मिस्र का। नेक्स्ट कह रहा है कि एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वो है वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट राजधर्म था, जिन्होंने अशोक पालन किया था। नेक्स्ट कह रहा है आधुनिक देवनागरी लिपि में प्राचीन रूप है, तो ब्राह्मी लिपि है वो आधुनिक देवनागरी लिपि में है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, तो अशोक ने ही किया था। नेक्स्ट कह रहा है सांची की स्तूप बनवाया था, तो अशोक ने। ठीक है। नेक्स्ट ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया स्तंभों पर। नेक्स्ट कह रहा है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और वैश्यों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मौर्य काल में दंड विधान थे, काफ़ी कठोर थे, ये काफ़ी कठोर दंड विधान थे। उसमें दिया हुआ ऑप्शन में सरल थे, कठिन थे, काफ़ी कठोर थे। कलसी प्रसिद्ध है, अशोक के शिलालेख के कारण कलसी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त। देखिए ये क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवण वेल गोला में। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है अशोक का वो अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है, 12वें शिलालेख में बात कही गई है। ठीक है। तो मौर्य काल तो समाप्त हुआ, तो उसके बाद जो है मौर्योत्तर कालीन भारत है उसका तथ्य देखिए, उसमें देखिए कितने क्वेश्चन, कितने तथ्य आए हैं। अब देखिए एक पैटर्न आपको पता चलता होगा कि सन वगैरह नहीं पूछता है, प्राचीन इतिहास में आप ज़्यादा देखेंगे तो सन नहीं पूछता है। ठीक है। तो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है इस भी याद करने में। ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है ये मौर्योत्तरकालीन भारत का। सिमुक संस्थापक था, सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है। सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। करा कार्दमक क्षत्रपों के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित थे ताम्र धातु में। ठीक है। ताम्र धातु में प्रचलित थे। करा अशोक के द्वितीय उल्लेख नहीं है, सातवाहनों का उल्लेख नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कला खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत कौन सा है, तो हाथी गुम्बा का अभिलेख है जो खारवेल के बारे में बताता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन का राजवंश सबसे पुराना था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था वो सातवाहन ही था। नेक्स्ट कह रहा है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। ठीक है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित है, तो अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन जो है, ये इसकी तिथि है। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है कनिष्क के, बुद्ध के सिक्कों पर किसका अंकन हुआ है, कनिष्क का। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। अब नेक्स्ट कह रहा है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख मिलता है
काठियावाड़ में, काठियावाड़ के रुद्र दामन अभिलेख में। नेक्स्ट क्या है कि प्राचीन में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए कुषाण काल में, ठीक है, कुषाण काल में जो है वो चलाए गए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया था रुद्रदामन प्रथम द्वारा। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, फले फूले हैं, किसके कारण? सुग राजवंश के समय में ये लोग फले फूले हैं। नेक्स्ट है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व। कह रहा महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे, तो पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट कह रहा है कि विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्ष 135 वर्षों की, ठीक है। एक नेक्स्ट है कि जब सूची 1 सूची 2 को मिलान करने के लिए आता है, इसमें देख लिए डिमेट्रियस जो है हिंदी यूनानी से संबंधित है, और रुद्रदामन शक से संबंधित है, और गोंडोफर्निज पावन से संबंधित है, और वीम जो है कुषाण से संबंधित है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारत पर विदेशियों का आक्रमण, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कह प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कालक्रम है, पहले यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण, ठीक है। ये प्राचीन विदेशी आक्रमण है जो भारत में आए थे। नेक्स्ट करा कि मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज बनवाया था, तो हेलियोडोरस ने बनवाया था वो। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाला कौन थे? तो यूनानी थे। देखिए ये क्वेश्चन, हिंद एवं शासक जिसे शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो स्टेटो सेकंड के द्वारा ये जारी हुआ था। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो वीम कंडफिस को श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है कि वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर के झेलम के तट पर पराजित किया था, वो पुरु था, जो पोरस का राजा था। नेक्स्ट कह रहा है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था मसग में, ठीक है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत थे, कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कह रहा राजवंश अपने संगठित स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। कोरोमंडल क्षेत्र के चोल, जो कोरोमंडल क्षेत्र के चोल थे वो राजवंश के अपने संगठित स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। चोल वंश का शासक जिसे शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, तो वो था राजा राज प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट संगम ग्रंथ तुलक का पीएम आधारित है, तो व्याकरण पर आधारित है। नेक्स्ट कह रहा है तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, वो कुराल की संज्ञा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि शिल्पपादिकारम लेखक था, शिल्पाधिकारम का जो लेखक थे इलांगो थे, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा तृतीय संगम हुआ था, तो मदुरई में। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया, वो स्थित है तंजावुर में स्थित है वो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण भारत का इतिहास, चोल चालुक्य और पल्लव, ठीक है। दक्षिण भारत का जो इतिहास है चोल चालुक्य, उसमें पल्लव है। इसमें कह रहा है कि शासक हैं और उनका वर्ष दिया है, ठीक है। तो राज जो थे वो 985 से 1015 ईस्वी तक शासन में रहे थे। तो दूसरा कह रहा है कि राजा धीराज प्रथम जो थे 1044 से 1052 तक था उनका। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 तक था उनका। विक्रम चोल जो थे 1120 से 1133 तक उनका कार्यकाल था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राजवंश है और राजधानी है। पल्लव की राजधानी कांची है, कदम की राजधानी वनवासी है, पांड्य की राजधानी मदुरा है, काकतीय तो वारंगल, काकतीय का जो राजधानी था वो वारंगल था, ठीक है।
नेक्स्ट करा कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो चोल कला की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वो राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो वो कौन थे? चोल थे। वह दक्षिण भारतीय जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो चोल था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। तो राजेंद्र को ये श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो कोरोमंडल तट पर दक्कन के कुछ भागों में फैला था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि चोल शासकों के शासन में वारियम उद्यान प्रशासन का ही कार्य देखता था। तो टोटा वरियम करके कोई था, वो देखता था। नेक्स्ट चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। वातापी किसकी राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे। स्त्रियां तथा पुरुष दोनों देखते थे। नेक्स्ट कह रहा है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राज प्रथम ने जो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट कह रहा है चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया। तो मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को समाप्त किया था। इसमें जो चोल साम्राज्य को अंततः जो दिया है ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मलिक कपूर है। उससे पहले अगर अंततः बोला है तो मलिक कपूर है, अगर अंतिम बोलेगा तो कोई दूसरा है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अंततः जो है मलिक कपूर ने किया था। नेक्स्ट मलिक काफूर ने किया था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, वो था कुलतुंग प्रथम था। ठीक है। नेक्स्ट 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलतुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो वेनसांग ने दिया है, वेनसांग ने। नेक्स्ट कह रहा है किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्यों के। नेक्स्ट कह रहा है कि मतविलास प्रवसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन, जो थे मतविलास प्रवसन के लेखक थे। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे। तो पल्लव की सभा को अलंकृत करते थे। तो दंडिन जो पल्लव की सभा को अलंकृत करते थे। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो उपाधि था राज सिंह था। देखिए नया तथ्य ये मिला। नेक्स्ट तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था राजा राज के शासनकाल में बना था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। ठीक है। तो धनंजय के जो समकालीन था, धनंजय जो था उनके समकालीन कुस्तलपुर राज्य था। नेक्स्ट नील राज के संबंध में जो था अवमुक्त राज्य था। उग्रसेन पलक्का से संबंधित थे। और विष्णु गोपा जो थे वो कांची संबंधित थे। राजवंश है, राजधानी है। पल्लव की राजधानी कांची है, पांड्य की राजधानी मदुरा है, यादव की जो राजधानी देवगिरी थी, और काकतीय की राजधानी वारंगल थी। नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।